अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स में हम गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के मेथड्स को डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से हम किसी भी किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करीब किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आपने गिवन स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, उसकी केस स्टडी लिखनी है और डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप उस चार्ज एनक्लोजर को किसी सूटेबल 3 डायमेंशनल 3D गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करोगे, इस तरीके के साथ कि जब आप गॉसियन सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ एरिया पैचेस में डिवाइड करो कि हर एरिया पैच एक फ्लैट सरफेस हो, तो किसी भी फ्लैट सरफेस के नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा कुछ भी ना आए। उसके बाद आप हर फ्लैट एरिया पैच के ऊपर फाई E इज इक्वल टू E डॉट A का फार्मूला अप्लाई करते हो, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो और तमाम एरिया पैचेस से होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करके एक फार्मूला बनाते हो, जिसे यहाँ पे मैंने सिंबॉलिकली फाई E इज इक्वल टू सिग्मा E डॉट A या फिर सिग्मा EA कॉस थीटा लिखा है। यहाँ से आने वाले आंसर को आप इक्वेट करते हो गॉसेस लॉ की इक्वेशन के साथ। अब आपने गॉसेस लॉ की इक्वेशन लिखनी है और गॉसेस लॉ की इक्वेशन क्या है? The total electric flux through any surface enclosing a charge is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed within the enclosed या फिर Gaussian surface। यहाँ पे जो Q आ रहा है, आपने इसको इक्वेट करने से पहले इस Q की जगह पे सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। अगर गिवन चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो Q की जगह पे Q ही रहेगा, लेकिन अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करोगे लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। Q की जगह पे लैम्डा टाइम्स L पुट करोगे। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करोगे सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया, ये सब्स्टिट्यूशन करोगे। और फोर्थ केस के अंदर अगर चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी भी मटेरियल के इंटीरियर्स के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो उस केस के लिए क्या होगा? आप एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन करोगे कि इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से चार्ज का फार्मूला रो टाइम्स v बनेगा। अब जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से फाई E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q के अंदर Q की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कीजिए। उसके बाद क्या करना है? आप E डॉट A से आने वाले आंसर और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q से आने वाले आंसर्स को इक्वेट करेंगे और इस तरीके से आप एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें रीअरेंजमेंट के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसकी मीडियम डिपेंडेंस बताएंगे और वेक्टर फॉर्म बता देंगे। सो ये प्रीवियस मेथड था जो हमने डिस्कस किया, उसका रिव्यू लिया। अब हम आज अपने टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। सो इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड आ हॉलो। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। सो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, दैट मीन्स इसका केस स्टडी लिखते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने एक मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक स्फीयर ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा? जिसका रेडियस होगा r के इक्वल। सो यहाँ पे हम वो स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसका रेडियस कितना बनाया है हमने? दैट इज r। अब एक बात नोटिस करने की है कि ये जो स्फीयर है ये 3D है, 3 डायमेंशनल है, x, y और z एक्सिस में तमाम डायमेंशंस में मौजूद है। जैसे कि एक क्रिकेट बॉल होती है, ये 2D नहीं है। 2D एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ x और y प्लेन पे हो, जो इस बोर्ड की सरफेस पे बनाई जा सके, जैसे कि ये सर्कल। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये सर्कल नहीं है, ये एक 3D सरफेस है। क्या है? 3D सरफेस है। ये बोर्ड से बाहर और अंदर की तरफ भी मौजूद है। सो हमने क्या करना है?
हमने इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी कि आप इसकी सरफेस पे इधर चार्जेस स्प्रे कर दें, लेट से पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस स्प्रे कर देने हैं इक्वल फासले के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड कि चूंकि ये एक स्फीयर है इसलिए अगर हम इसका टॉप व्यू लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो भी हमें इस तरह से एक स्फीयर ही दिखाई दे रहा होगा जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस आर ही होगा और इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से पॉजिटिव चार्जेस स्प्रे किए होंगे। सो आप इस स्फीयर का साइड व्यू लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड के सामने बैठे हुए इसको देख रहा हूँ और आप भी, या फिर आप इसका टॉप व्यू लो, आपको स्फीयर ही दिखाई देगा। क्योंकि 2D व्यू है इसलिए वो सर्कल के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। सो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे की है। नेक्स्ट ये है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P inside the sphere। सो आप यहाँ पे वो पॉइंट बनाएं जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। लेट से ये पॉइंट P है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप ड्रॉ कीजिए अ गॉसियन surface in the form of a sphere। आप एक गॉसियन सरफेस बनाएं इस तरह से कि वो उस पॉइंट से पास कर रही हो जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या लिखा जाएगा, उसका रेडियस आर प्राइम लिखा जाएगा। सो आप इस बात को एक्सप्रेस कर दें ऑफ रेडियस आर प्राइम such that r prime is less than r। दैट मीन्स ये होगा कि ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर नहीं बनाई गई, अंदर बनाई गई है। बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक इस गॉसियन सरफेस को अपने अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करना था, लेकिन गिवन स्टेटमेंट ही ऐसी थी कि हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। सो मजबूरन हमें एक गॉसियन सरफेस ऐसे पॉइंट से पास करती हुई बनानी पड़ी है जो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मौजूद है। अगर आप इसका टॉप व्यू लेंगे तो अगेन आपको जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरह से बनी हुई दिखाई देगी, वो एक स्फीयर की तरह बनी हुई दिखाई देगी क्योंकि ये सर्कल नहीं है बल्कि एक स्फीयर है। तो अगेन यहाँ पे भी जो इसका रेडियस है वो क्या होगा, वो आर प्राइम होगा, जबकि जो पूरी सरफेस है उसका रेडियस क्या होगा, वो होगा आर। और जो पॉइंट पी आपने ड्रॉ किया है वो ऊपर से देखने से आपको एक पॉइंट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। लेट से वो पॉइंट यहाँ पे इस जगह के ऊपर बना लेते हैं। वैसे तो ये यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखने की सेंस अलग है। लेट से वो पॉइंट पी यहाँ पे मौजूद है। सो आप टॉप व्यू से भी देख सकते हो और साइड व्यू से भी देख सकते हो। फिलहाल हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो साइड व्यू के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं इन चार्जेस से इमर्ज आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ एरिया पैचेस में डिवाइड करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने एक एरिया पैच यहाँ पे बनाया, इसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या है, पैरेलल। यहाँ पे बनाइए, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल आएगा। यहाँ पे बनाने से भी सेम रिजल्ट आएगा। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ पैरेलल ही रहना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस केस में देख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल एरिया पैचेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो मर्जी एरिया पैच बना लो, थीटा तो 0 डिग्री ही होगा। तो जो हम बाद में इन तमाम एरिया पैचेस में डिवीजन के बाद एडिशन करेंगे और फिर से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा, तो मैं यहाँ पे एरिया को एज अ होल ही डील कर लेता हूँ। सो दैट मीन्स मैं कहता हूँ कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो ए ही है। आप उसको स्मॉल एरिया पैचेस में अगर डिवाइड करेंगे तो बाद में भी तो आपने ऐड करना ही था। फॉर एग्जांपल अगर आप डेल्टा A1, डेल्टा A2,
डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN, ये एरिया पैचेस बनाएंगे तो बाद में भी तो ऐड करेंगे। एंगल तो कोई भी एरिया पैच 0 डिग्री के अलावा कुछ बना नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि तमाम केसेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया एंगल है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वो 0 डिग्री रहेगी। सो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक की मैथमेटिकल डिस्कशन की तरफ। मैथमेटिकल डिस्कशन में हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो कि है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि हमने एरिया को एरिया पैचेस में डिवाइड किया ही नहीं है तो एक ही एरिया आएगा। अगर कर भी लेते तो ऐड होके यही एरिया बनना था, क्योंकि तमाम एरिया का अगेन एंगल कितना बनना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, 0 डिग्री बनना था। सो इसका मतलब है कि चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा 0 डिग्री है और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा E टाइम्स ए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को अप्लाई कर दीजिए। गॉसेस लॉ क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, और वो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्या बताई थी। पॉइंट चार्ज के केस में Q की जगह पे Q रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे लैम्डा L आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे सिग्मा A आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे रो टाइम्स V आएगा। लेकिन इसके लिए देखना है कि हमारी इस गिवन कंडीशन के अंदर ये जो मैंने पर्पल कलर की गॉसियन सरफेस बनाई है ये अपने अंदर कितना चार्ज इस जगह के ऊपर एनक्लोज कर रही है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सरफेस अपने अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज कर ही नहीं रही। चार्जेस तो सारे इसके बाहर वाले पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं, गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स 0। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 को तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूलाज हैं दोनों, या फिर ई ए इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर E इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0। अब अगर गॉसियन सरफेस की बात की जाए तो एरिया तो 0 नहीं है, एरिया किसके इक्वल है, वो है 4 पाई r प्राइम स्क्वायर के इक्वल है, जो कि सफ़ेयर का एरिया होता है। सो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0 बिकॉज इट इज नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज विद इन इट। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट करने के लिए अगर आप कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करते हो तो वो हमेशा यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की तरफ चला जाए। सो यहाँ पे एक क्लियर कंक्लूजन मिलती है, वो ये कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 होती है। उसके बाहर भले जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने एंटर नहीं होना। तो यही बात हम यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं। व्हाट इज कंक्लूजन? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड a charged enclosure। कोई भी अगर सरफेस हो जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं होती अगर तो वो चार्ज है। सो नेक्स्ट हम यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट inside any metallic enclosure।
अगर तो कोई कंडक्टर है जैसे कि मेटल्स, उनका कोई एनक्लोजर है, तो चाहे वो चार्ज ना भी हो, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं होती। इसकी क्या वजह है? लेट्स से यहाँ पे एक स्फीयर बना रहे हैं अगेन, जिसके ऊपर अब हमने कोई चार्ज स्प्रे नहीं किया, लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। तो क्या होगा कि जब आप इसके करीब कोई और पॉजिटिव चार्ज प्लेस करोगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी, तो ये मेटालिक एनक्लोजर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने खुद नेगेटिव और पॉजिटिव बना देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे इसके करीब कोई नेगेटिव चार्ज लेके आते हो, तो चूंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती हैं, इसलिए मेटालिक एनक्लोजर उसके सामने खुद पोल इंड्यूस कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे इस स्फीयर के करीब कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसकी बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, बुक ने भी साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसे स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। तो स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर आपने किसी भी जगह के ऊपर कोई मेटालिक एनक्लोजर बनाया है तो उस पर बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई असर उसके अंदर नहीं डालना, उसके अंदर मौजूद जो भी चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहेगी। सो यहाँ से हम एक हेडिंग बना लेते हैं इस टॉपिक की, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या होगी? साइड इन्फॉर्मेशन में बुक में लिखी हुई है, टू eliminate the stray electric field interference circuits of sensitive electronic devices such as TV and computers are often enclosed within metal boxes। इसकी एग्जांपल तो आपने अक्सर अपने घरों में देखी ही होगी कि जो भी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग बॉक्स है जिसके अंदर हार्ड ड्राइव वगैरह मौजूद होती हैं, वो अगर एक्सटर्नल बॉडी उसकी प्लास्टिक की भी हो तो उसके अंदर एक मेटालिक एनक्लोजर मौजूद होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड्स और बाकी तमाम इक्विपमेंट मौजूद होता है ताकि वो किसी भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस से बचा रहे। यही प्रोटेक्शन घर में आने वाली जो टीवी सिग्नल लाने वाली केबल है उसके अंदर भी होती है। किसी भी टीवी केबल के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल कॉपर वायर होती है जो अपने अंदर टीवी सिग्नल्स को कैरी करके लेके आती है घर के अंदर तक। उसके बाहर एक इंसुलेटर कोटिंग होती है आमतौर पे वाइट कलर की, उसके ऊपर क्या होता है, एक एल्यूमिनियम की लेयर लपेटी होती है और उसके ऊपर मेटालिक वायर्स लपेटी हुई होती हैं। वो मेटालिक वायर्स क्या करती हैं? वो मेटालिक वायर्स उस सिग्नल को बाहर की दुनिया से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंसी से सेफ रखती है। सो वो भी एप्लीकेशन किसकी है? वो भी गॉसेस लॉ की ही जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टू अप्लाई गॉसेस लॉ द एरिया पैच मस्ट बी फ्लैट। ये दोबारा से आपको रिफ्रेश करने के लिए बताया गया है कि एरिया पैच हर सूरत फ्लैट ही होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, एट अ पॉइंट इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ऑफ ईच पैच ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो अगेन हम सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं कि ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर इस तरह से हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रे किया हुआ है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और हमने इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, आर प्राइम है और ये आर प्राइम इस स्फीयर के अपने रेडियस से कम है। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहूँ इस फ्लैट एरिया पैच के साथ तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ और इसके अगेंस्ट करीबी पोजीशन के ऊपर यहाँ पे कोई एरिया पैच बनाता हूँ तो उसका नॉर्मल भी सेम इसी डायरेक्शन में है। सो मतलब क्या होगा कि तमाम नॉर्मल्स के लिए जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो क्या होगा,
वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन कि तमाम नॉर्मल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या एंगल बनता है, वो बनता है 0 डिग्री का। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ मेटालिक सिलेंडर इज गिवन अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस, व्हाट मस्ट बी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड द सिलेंडर। तो इनसाइड आउटसाइड से फर्क नहीं पड़ता, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये सिलेंडर है जिसकी सरफेस के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अगर मैं कहता हूं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही हैं वो इस तरह से इमर्ज आउट हो रही हैं। यहां पे बोर्ड से बाहर की तरफ भी हैं और बोर्ड से अंदर की तरफ भी हैं। तो जाहिर बात है ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर बनेंगी, जितनी बनाते चले जाओगे उतनी ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती चली जाएंगी। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि इस तरह से एक सर्कल है और उस सर्कल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही हैं वो इस तरह से इमर्ज आउट हो रही हैं। अब अगर आपने यहाँ पे इसके गिर्द जो गॉसियन सरफेस है इसके बाहर या अंदर की तरफ वो सफ़ेयर की सूरत में बनाई, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इस तरह से एक सफ़ेयर आपने बना दिया है जो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल होगा, यहाँ पे एंगल और होगा, यहाँ पे इस जगह के ऊपर एंगल और होगा। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको डिफरेंट एंगल सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। हमने ये बात पढ़ी थी कि एंगल हमेशा 0, 90 या फिर 180 डिग्री ही होना चाहिए। वो अलग बात है कि जब आप यहाँ पे टॉप व्यू देख रहे होगे इस तरह से, तो यहाँ पे कहीं पे भी बनने वाला जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल ही होगा, लेकिन जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ ये जो स्फेयर का नॉर्मल है ये हमेशा पैरेलल नहीं रहेगा, बल्कि इसके कुछ और एंगल्स भी बन रहे होंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसको सॉल्व करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बेहतर यही है कि आप जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं सिलेंडर की फॉर्म में, उसके गिर्द जो गॉसियन सरफेस हो वो खुद भी किस सूरत की हो, वो खुद भी एक सिलेंडर की शेप की हो, ताकि जब भी किसी पॉइंट से आप उसका नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करो तो वो नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या हो, या तो पैरेलल हो या 90 पे हो या फिर 180 डिग्री पे हो। अब ये जो लाइंस बाहर आ रही हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल हैं वो भी सेम इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल ही बनेंगे। अब आप कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर्स के अंदर जो कि इंडिविजुअल पैचेस के होंगे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए बेहतर वही होता है कि आप जिस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हो गॉसियन सरफेस भी उस तरह की बनाओ। ये बात लाजमी नहीं है लेकिन कन्वीनियंट है। यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंड्रिकल फॉर्म की दी गई है तो बेहतर यही है कि जो गॉसियन सरफेस है वो भी किस तरह की हो, वो भी सिलेंड्रिकल ही हो। दैट इज ऑप्शन ए, सिलेंड्रिकल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि किसी भी मेटेलिक या फिर चार्ज एनक्लोजर के अंदर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं हो पाती, और ये प्रिंसिपल हमें बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मेटेलिक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करते हुए बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरफेरेंस से बचाने के काम आता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।